फिल्म की शुरुआत दो साइंटिस्ट चार्ल्स और जॉन से होती है, जो सभी को ये बता रहे होते हैं कि हमने पैरेलल यूनिवर्स पर काबू पा लिया है। हमारे विटनेस क्वांटम रिसर्च सेंटर ने ये कारनामा कर दिखाया है, जहां हम हर यूनिवर्स की सारी एक्टिविटी और जो काम वो कर रहे हैं वो सब अब हमारे नियंत्रण में है। जिसके बाद ये सीन कट होकर एक फीमेल जेन पर मुड़ जाती है, जिसे कुर्सी से बांध कर रखा गया था, जिसे कुछ भी याद नहीं होता कि वो यहाँ कब और कैसे फंसी। अब वो जैसे तैसे अपने पैर को छुड़ाकर खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन उसे बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता। और तभी अचानक से खिड़की के बाहर का नजारा एकदम बदल जाता है और अब उसे सब कुछ वीरान नजर आने लगता है। पर अगले ही पल सब नॉर्मल भी हो जाता है। अब जैन वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है और रास्ता ना मिलने पर वो एकदम रोना शुरू कर देती है। वहीं कुछ लोग कैमरा से उस पर नजर रखे हुए होते हैं, जो आपस में कहते हैं कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, हमें इसे फिर से रीसेट करना चाहिए। वहीं जेन भी उनके बातें सुन पाती है, पर जैसे ही वो लोग जेन को रीसेट करते हैं वैसे ही वो फिर से उसी कुर्सी पर बन जाती है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि इससे पहले उसके साथ क्या हुआ। जिसके बाद वो फिर से अपना पैर छुड़ाकर बाहर जाने की कोशिश करने लगती है और तभी उसे कमरे के कोने में एक रास्ता दिखाई देता है, जहाँ सीढ़ी लगी होती है। इसलिए वो सीढ़ी के जरिए नीचे उतरने लगती है, लेकिन वो जितना नीचे आती है वो फिर से सीढ़ी के उसी हिस्से पर पहुंच जाती है जहां से वो नीचे उतर रही थी। मानो कि वो सीढ़ियां कभी खत्म ही ना हो, इसलिए वो अपने गले पर बंधे रुमाल को निशानी के तौर पर सीढ़ी पर रखकर नीचे उतरती है। पर अब भी वो नीचे उतरते ही उसी रुमाल वाली सीढ़ी के पास पहुंच जाती है और अब इस चीज से परेशान होकर वो फिर से उसी कमरे में आ जाती है। जिसके बाद वो लोग जो उस पर नजर रखे हुए हैं वो उसे फिर से रीसेट कर देते हैं। अब अगले दिन वो फिर कुर्सी से बंधी होती है, जिसके बाद वो अपना पैर छुड़ाकर सीधी से नीचे उतरने की कोशिश करती है। पर तभी उसे कुछ विजन्स नजर आने लगते हैं, जिसमें वो कई बार सीढ़ी से उतरने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे ठीक से कुछ याद नहीं आता। जिसके बाद वो सीढ़ी से उतरना शुरू करती है और इस बार वो सीढ़ी से नीचे आने में सफल भी रहती है। अब वो नीचे आकर किचन से एक चाकू लेती है और उस चाकू की मदद से अपने हाथ को भी छुड़ा लेती है। जिसके बाद वो घर के बाहर जाती है, जहां उसे कवर से ढकी एक कार दिखाई देती है, लेकिन उसके पास उसकी चाबी नहीं होती। और तभी उसे एक और विजन आता है, जिसमें वो खुद दरवाजे के ऊपर से चाबी निकाल रही होती है, जिसे देख वो हैरान हो जाती है। और जब वो दरवाजे के ऊपर देखती है तो वहाँ सच में चाबी लटकी होती है। इसलिए अब वो उस चाबी से कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से कार शुरू नहीं होती, जिससे वो एकदम गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद वो लोग उसे फिर से रीसेट कर देते हैं, जिससे वो फिर से उसी शुरुआत में पहुंच जाती है और उसे पिछला क्या हुआ कुछ याद नहीं रहता। अब वो फिर से अपने आप को छुड़ाकर सीढ़ी से नीचे आती है, जहां उसे एक कमरे में जॉन की फोटो मिलती है, लेकिन वो उसे नहीं पहचानती। पर वो उस फोटो को अपने पास रख लेती है और तभी उसे सामने से एक और जेन गुजरते हुए दिखाई देती है, जिसका वो तुरंत पीछा करने लगती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद वो किचन में आ जाती है और अपने हाथ को छुड़ाकर कार की चाबी लेते हुए कार के अंदर आ जाती है, जहां उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसमें विटनेस रिसर्च सेंटर का एड्रेस होता है। और तभी उसे दरवाजे के बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो आवाज का पीछा करते हुए गार्डन तक आ जाती है। इतना कम नहीं कि अब उसे एक और विजन आता है, जिसमें वो एक टनल से गुजर रही होती है, पर अब उसे फिर से रीसेट कर दिया जाता है, जिससे वो फिर से कुर्सी से बन जाती है और अब फिर से वो सारी चीजें रिपीट करके वो नीचे आती है, जहां उसे एक वॉकी टॉकी मिलता है। इसलिए अब वो कुछ जरूरत का सामान बैग में डालकर चाबी लेते हुए कार के अंदर बैठ जाती है, जहां उसे डॉक्यूमेंट मिलता है, जिसमें जॉन की फोटो होती है और वहीं उसे कार में शहर का नक्शा भी मिलता है। फिर तभी उसे फिर से विजन आता है, जिसमें वो टनल से गुजर रही होती है। अब इस विजन के बाद उसे लगता है कि रिसर्च सेंटर से कुछ जानकारी मिले कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसलिए अब वो कार ना शुरू होने के कारण
पैदल ही नक्शे के अनुसार रिसर्च सेंटर के लिए निकल जाती है। अब आगे बढ़ते हुए वो उसी टनल से गुजर जाती है और तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, जिससे डर कर वो एक जगह छिप जाती है। पर तभी उसे फिर से रीसेट कर दिया जाता है, जिसके बाद वो फिर से सारी चीजें भुलाकर कुर्सी से बन जाती है। जिसके बाद वो अपना पैर फिर से छुड़ाकर नीचे आती है और कार की चाबी लेकर कार में बैठ जाती है। पर इस बार भाग्य से कार चालू हो जाती है और वो उस कार से रिसर्च सेंटर के लिए निकल जाती है। फिर तभी रास्ते में उसे वॉकी टॉकी से कोई फीमेल कहती है कि वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। जेन उससे सवाल करती है कि तुम कहाँ हो, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाती और दुर्भाग्य से उसका संपर्क टूट जाता है। पर हैरानी की बात कि उस फीमेल की आवाज भी जेन जैसी ही होती है। अब जेन फिर से कार से आगे बढ़ना शुरू करती है, लेकिन वो एक ऐसी जगह फंस जाती है जहाँ से वो जितना भी आगे बढ़े घूम फिर कर वो फिर से उसी जगह पहुंच जाती है, जिससे वो काफी हताश हो जाती है। इसलिए अब उसे फिर से रीसेट कर दिया जाता है। इसके बाद वो फिर से सारी चीजें करके कार से रिसर्च सेंटर के लिए निकल जाती है। पर इस बार रास्ते में ही उसकी कार खराब हो जाती है, इसलिए वो पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। जहाँ रास्ते में उसे एक वैन दिखाई देता है और थकान के कारण वो उसमें ही आराम करने का तय करती है। पर फिर तभी उसे फिर से वॉकी टॉकी से वो ही फीमेल कहती है कि सोल्जर्स मेरे पीछे पड़े हैं जो मुझे पकड़ना चाहते हैं। जिस पर जेन उसे बताती कि मैं विटनेस रिसर्च सेंटर जा रही हूँ, यदि तुम वहाँ आ सकती हो तो आ जाओ। पर वो इससे पहले कि आगे कुछ कहती उस फीमेल का कनेक्शन टूट जाता है। अब रात को जेन जब सो रही होती है तभी उसे वैन के बाहर से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वो वैन से बाहर आकर एक जगह छिप जाती है जहाँ वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा ताकि हम उसे हमेशा के लिए बंद कर सके। जिसे सुनकर जेन एकदम घबरा जाती है और फिर से वैन में आकर छिप जाती है। अब अगले दिन सब कुछ नॉर्मल होने के कारण वो वैन से बाहर निकलकर आगे बढ़ना शुरू करती है। पर तभी उसे एक और विजन आता है, जिसमें दरअसल वो वैन चला रही होती है और फिर विजन के बाद वो वैन अपने आप चालू भी हो जाती है, जिसे देख जेन हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो वैन पर सवार होकर आगे बढ़ने लगती है। पर अब रास्ते में उसे एक और जेन रोड पर बैठी हुई दिखाई देती है और उसे बचाने के चक्कर में जेन की वैन खराब हो जाती है। अब वैन से बाहर उतरकर उसे फिर से विजन आता है, जिसमें वो रिसर्च सेंटर के अंदर होती है और तभी उसे कुछ जियोमेट्रिकल पैटर्न्स दिखाई देते हैं। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वो फिर से रीसेट होकर कुर्सी से बन जाती है। इसके बाद वो फिर से सारी चीजें रिपीट करके फिर से वैन चलाने लगती है और उसके सामने फिर से जेन आ जाती है। पर अपने आप पर भरोसा करके जेन खुद को दिलासा देती है कि ये रियल नहीं है, मैं रियल जेन हूँ। और इतना कहते ही वो उसके ऊपर से वैन चढ़ा देती है। पर उसके ऐसा करते ही रास्ते वाली जेन गायब हो जाती है, जिसके बाद वो आगे बढ़ जाती है। पर आगे बढ़ते ही वैन खराब हो जाती है और तभी उसे फिर से उन सोल्जर्स की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो उनसे बचने के लिए पैदल ही वहां से भागने लगती है और भागते हुए वो एक झील के पास आ जाती है, जहाँ झील की दूसरी तरफ उसे एक और जेन गुजरते हुए दिखाई देती है। और तभी जेन को फिर से जियोमेट्रिकल पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं। वहीं सामने वाली जेन भी अपने आप गायब हो जाती है, जिसके बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगती है और भाग्य से वो रिसर्च सेंटर तक पहुंचने में सफल भी हो जाती है, जिसे देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब उसे सेंटर के अंदर कुछ साइंटिस्ट दिखाई देते हैं, जिन्हें वो बहुत आवाजें लगाती है, लेकिन वो साइंटिस्ट उसे देख ही नहीं पाते, इसलिए वो अंदर चली जाती है, जहाँ उसे कुछ मैगजीन्स दिखाई देते हैं, जिसके कवर पर जॉन की फोटो के साथ लिखा होता है कि हमने पैरेलल यूनिवर्स की खोज कर ली है। जिसे पढ़कर जेन एकदम हैरान हो जाती है और तभी उसे फिर से रीसेट कर दिया जाता है, लेकिन इस बार वो अपने आप को रिसर्च सेंटर के बाहर पाती है। जिसके बाद वो अंदर आकर रिसर्च सेंटर के कंप्यूटर लैब में आ जाती है और वहाँ उसे कुछ सीडीज दिखाई देते हैं, जिसे लगाने पर वीडियो में चार्ल्स कहते हैं
कि हमने पैरेलल यूनिवर्स की खोज कर ली है, जिसका हम कुछ लोगों पर टेस्ट कर रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कितना सफल होता है। अब अगली सीडी में उसे अपने विजन जैसे जियोमेट्रिकल पैटर्न्स भी दिखाई देते हैं और उसके बाद वाली सीडी में उसे एक फीमेल एक फार्म के अंदर बंधी हुई दिखाई देती है, जिस पर सब्जेक्ट 7 लिखा होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जेन ही होती है। वीडियो वाली जेन अपने आप को छुड़ाकर भाग जाती है, पर उसे भी रीसेट कर दिया जाता है, जिसके बाद वीडियो वाली जेन कुर्सी से बन जाती है। जो सब देखकर रियल जेन काफी परेशान हो जाती है, जिस पर वो फिर से रीसेट होकर रिसर्च सेंटर के बाहर आ जाती है। लेकिन इससे पहले उसने जो भी देखा वो उसे याद नहीं होता, इसलिए वो फिर से सेंटर के अंदर आ जाती है और अब वो सेंटर के अंदर आकर अलग अलग कमरों को चेक करने लगती है, जिसके एक कमरे में उसे जेन दिखाई देती है जो फार्म के अंदर बंदी होती है। और जैसे ही रियल जेन उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, वो वहीं अपना दम तोड़ देती है, यानी कि फार्म वाली जेन रीसेट हो गई। इसलिए रियल जेन उस कमरे से बाहर आकर दूसरे कमरे के अंदर जाती है, जहाँ भी उसे एक और जेन दिखाई देती है जो डांस कर रही होती है। पर वो जैसे ही रियल जेन को देखती है तो वो एकदम से घबरा जाती है, इसलिए उसे भी रीसेट कर दिया जाता है। अब जेन फिर से दूसरे कमरे में जाती है, जहाँ भी एक जेन होती है जो उसे एक शॉकिंग जानकारी देती है कि मैं ही ओरिजिनल जेन हूँ और ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, तुम दरअसल दूसरी दुनिया से आई हो, इसलिए लोग तुम्हें देख नहीं सकते और वहीं तुम पहली नहीं हो, इससे पहले भी कई सारे जेन यहाँ आ चुकी है। हर जेन को लगता है कि वो रियल है, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम सब बस एक टेस्ट सब्जेक्ट्स हो जिन्हें पैरेलल यूनिवर्स में एक टाइम लूप के जरिए फंसाया गया है। और सारी जेन जैसे जो फार्म में थी या फिर जो डांस कर रही थी, उन सभी में से सिर्फ तुम्हें इतनी क्षमता दी गई है कि तुम मुझसे मिल सको। और सारे पैरेलल यूनिवर्स का अंत इसी रिसर्च सेंटर में होता है। जो सब सुनने के बाद जेन एकदम हैरान हो जाती है, उसे अब जरा भी कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, जिसके बाद वो उस कमरे से भी बाहर आ जाती है, जहाँ वो उस पर नजर रखने वालों से कहती है कि मेहरबानी करके सब चीजों को बंद कर दो। और तभी बैकग्राउंड से साइंटिस्ट कहते हैं कि सारे पैरेलल यूनिवर्स का लिंक एक दूसरे से डिस्कनेक्ट कर दो, जिसके बाद सीन ब्लैकआउट हो जाता है और इसी कंफ्यूजिंग एंडिंग के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। अब अगर हम मूवी को सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करें तो जेन के ऊपर साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिससे जेन के कई सारे रूप बनाकर उसे अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में फंसा दिया गया, जिसे साइंटिस्ट देख और कंट्रोल कर सकते थे। और अगर सभी जेन वो सारी चीजें नहीं करती जैसा कि साइंटिस्ट चाहते थे, तो साइंटिस्ट उसे रीसेट कर देते थे। वहीं सभी जेन एक दूसरे से संपर्क भी कर सकते थे और सभी पैरेलल यूनिवर्स में एक लूप होता था, ताकि सभी जेन को समझ आ जाए कि आखिर उसे क्या करना है। यानी कि एक जेन जो काम करती थी, उसके रीसेट होने के बाद आने वाली जेन को कुछ याद नहीं रहता था कि उसके साथ क्या हुआ, पर उसे रीसेट होने से पहले वाले जेन के द्वारा किए हुए छोटे छोटे काम विजन्स में नजर आते थे, ताकि वो वही काम करे जो इससे पहले वाली जेन ने किया होगा, जिससे सभी उसी जगह पहुंचेंगे जहां साइंटिस्ट उन्हें देखना चाहते थे। और सिर्फ वो जेन जिसे हमने अब तक देखा, साइंटिस्ट ने ये तय किया कि वो ओरिजिनल जेन से मिल सके और उसके साथ साथ हमें ये भी मालूम हो सके कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और रही बात उन सोल्जर्स की, तो वो सभी विटनेस रिसर्च सेंटर से थे जो सभी पैरेलल यूनिवर्स की जेन को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि साइंटिस्ट सारी जेन को रीसेट कर सकते थे, लेकिन उन्हें पकड़ने का काम सोल्जर्स को दिया गया था, ताकि वो साइंटिस्ट के आदेश के बाद हमेशा के लिए उन्हें बंद कर दे। क्योंकि मूवी के आखिरी सीन में सारे पैरेलल यूनिवर्स का कनेक्शन टूटा था, ना कि सारी जेन मर गई थी, और वहीं उन्हें हमेशा के लिए बंद करने का काम उन सोल्जर्स का होगा जो उसे पकड़ना चाहते थे। पर ये दरअसल मेरी अंडरस्टैंडिंग की थियरी है। वहीं अगर आपको कुछ और थियरी लगती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। एंड प्लीज अगर वीडियो जरा भी पसंद आ जाए तो एक लाइक तो प्लीज कर ही दीजिएगा। और आज के वीडियो में इतना। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।